मेरी 5 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पति बेंगलोर जाने लगे। मेरे पति को बेटी चाहिए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 19 साल बाद पति वापस आए तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पर आशिक हो गए और उसी रात उस लड़की के साथ 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटियों से नफरत करता है। पहले बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठी मुबारकबाद भी नहीं दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को तभी सम्मान दिया जाता है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों का भी माँ बने। जब मेरे यहाँ 5वीं बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा न किया। ननद और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल सी बेटी लेकर मैं खुद ही घर की तरफ आ पड़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्चे को मांगने लगी। मैंने बच्चे को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें ज़रूर अपनाएगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी देवरानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रौब जमाया करती। मैं खामोशी से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार कभी नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो ऊपर वाले की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इसका कसूरवार एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे ऊपर वाला बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ते चला जा रहा था और मेरे पति बेंगलोर में काम करते थे। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और ऊपर वाले से दुआ करती रहती। शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसकी यह शब्दों से मैं सदमे में जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और बेटी की एक खतरनाक पाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। आज सुबह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती, यहाँ बेटी की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं ऊपर वाले की राय में राजी थी। यह 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देखकर, इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था बल्कि दुआ देते हुए बोली, ऊपर वाले से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचती हुई सर को हिलाई। रात के 10 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेली घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे पर आई। एक बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन 5 ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति भी बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी छठी बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमज़ोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति रमेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता है जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रमेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांट कर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो
और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। मैं 6 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती। मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वही दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सांस पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ाकर रोते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ़ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की। वक्त गुजरता गया और रमेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता। रमेश कहने लगा, 4 महीने हो चुके हैं और अब मुझे वापस बेंगलोर भी जाना है। मैं बेंगलोर जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द सुनकर मेरा खून खौल गया था। पहले मुसीबतें कम थी क्या, जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते हैं। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसकी यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस बेंगलोर जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा को जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 6 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां से तुम दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। रमेश बेंगलोर चला गया था और मैं इसका शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 6 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। इस समय पूरा हुआ और मैं ऊपर वाले से दुआ करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस बार फिर मैंने बेटी को ही जन्म दिया था। पति का बार बार आता फ़ोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप 7वीं बेटी के बाप बन चुके हो। मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और न ही उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था, पर यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। न जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वहाँ एक तक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही रमेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। रमेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और रमेश को गए हुए 4 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस श्रीनगर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कभी बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र न आई थी और मेरी 6 बेटियों मेरे पास मौजूद थी।
मगर मुझे रह रह कर उस बच्ची की याद सताती रहती थी जिसे मैंने 4 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि रमेश बेंगलोर में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। मेरे सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे, ये रमेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी पति को कॉल करती हूँ वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भिजवाना भी बंद कर दिया था। अब भी भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। जब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो मैंने खुद काम करने का फ़ैसला किया। जहाँ भी काम मांगने जाती तो लोग मेरा मजाक उड़ाते कि पति बेंगलोर में लाखों कमा रहा है और पत्नी घरों में नौकरी ढूंढ रही है। पति का इंतज़ार करते करते 19 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। 19 सालों में मैंने झाड़ू पोछा करके अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था जब मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति रमेश 19 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते ही मुझसे बिना कुछ बात किए सिर्फ इतना कहा, अब हमेशा हमेशा के लिए वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं करूँगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह 3 पिछले महीने से कश्मीर में ही आया हुआ था। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया था। 19 सालों में मुझे रमेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना मुझसे यह पूछा कि इन 19 सालों में मैंने कैसे अपना और उनका पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। रमेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि मैं एक लड़की को पसंद कर चुका हूँ, उसका नाम प्रीति है। अगले सोमवार को उसका प्रीति के साथ विवाह है और मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रमेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि प्रीति अपनी माँ के साथ यहीं आ रही है, यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते मैं प्रीति के साथ वापस बेंगलोर चला जाऊंगा। मेरे सब्र का घूंट खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल से दूर जाकर अपने हमेशा के कामों में लग गई। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर में आ चुकी थी। विवाह शुरू होने में कुछ ही देर बाकी था जब रमेश ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से सिर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिससे रमेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 18-19 साल थी, जो अपने नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वही दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की माँ को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी रमेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की माँ को देखा तो उसे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यहाँ कैसी मुसीबतें टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर प्रीति की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसे मैंने अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वो हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? रमेश सवालिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 19 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। रमेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि प्रीति हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब रमेश होश में आया तो उस औरत से सवाल करने लगा
था। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। प्रीति मेरी और रमेश की बेटी है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। रमेश अपना बाल पकड़कर ज़मीन पर गिर चुका था और होश में आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर वह जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा था। प्रीति ज़मीन पर बैठी रो रही थी और मैं भी वही उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। रमेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुकी थी। 3 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिसे रमेश को उतार कर घर लाया गया। उसका 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांग टूट चुकी थी, उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ में देख सकती हैं। जब जब मेरी सब बेटियां रमेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। प्रीति से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाई थी और ना ही प्रीति कभी रमेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ ही दिनों के बाद रमेश ने अपना सारा धन अपने 7 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और अब सब खुश रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।